नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एग्जिट पोल में देखी हार के बाद ईवीएम पर सपा का घमासान। अखिलेश की अपील पर कहीं बवाल तो कहीं तोड़फोड़। कार्यकर्ताओं ने रात भर किया सियासी ड्रामा। उद्धव सरकार के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस का वीडियो बम। बीजेपी नेताओं को फंसाने का लगाया आरोप, कहा रची जा रही है साजिश। दाऊद से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बढ़ी नवाब की मुश्किलें। कोर्ट ने भी सही माना आरोप, कहा गवाहों के बयान मलिक की भूमिका के संकेत देते हैं। हिजाब विवाद पर कांग्रेस नेता का विवादित बयान। बोले जो हिजाब का विरोध करेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पुलिस ने हिरासत में लिया। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका। मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, कोका कोला, पेप्सिको ने रूस में कारोबार किया बंद। लोगों पर पड़ेगा बड़ा असर। सबसे पहले बात सपा की नई नौटंकी पर। यूपी चुनाव की मतगणना कल होगी, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल में बीजेपी को दिखाई बढ़त से सपा की बेचैनी बढ़ गई है, जिसके बाद ईवीएम पर सियासी घमासान शुरू हो गया। नतीजों से पहले ही ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सपा ने कई जिलों में हंगामा शुरू कर दिया है। वाराणसी, अलीगढ़, सोनभद्र, बदायूं, बरेली, आगरा, मेरठ समेत 20 जिलों में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने स्ट्रांग रूम की निगरानी सतर्कता के साथ कर रहे हैं। वहीं वाराणसी में ट्रायल के लिए जा रही ईवीएम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ मचाई और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिसके बाद अखिलेश यादव भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। हालांकि चुनाव आयोग ने सपा के आरोपों को खारिज कर दिया है। डॉक्टर साहब, इस बार तो अखिलेश ने एग्जिट पोल आने के तुरंत बाद ही बौखलाना शुरू कर दिया और ईवीएम पर सवाल उठा दिए। देखिए, हार के पहले आप दलील निकाल रहे हो कि किस वजह से आप हारे। पिछली बार जब ये चुनाव हारे थे तब उन्होंने कहा था ईवीएम की वजह से हार गए जी। अब इनके पास रिपोर्टें आ गई होगी, एग्जिट पोल आ गया, इनको समझ में आ गया कि मसला खराब है, तो ईवीएम का बवाला शुरू कर दो। टेक्निकल बात समझ लीजिए, कोई भी ईवीएम जिसमें मतदान बंद है जी, वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर तमाम कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पोलिंग एजेंट हैं, उनके द्वारा सील किया जाता है। और जब काउंटिंग होती है, वो लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपने अपने सील को देखें। जहां स्ट्रांग रूम में सारे ईवीएम्स रखे जाते हैं, उसका 24/7 रिकॉर्डिंग होता है जी। और स्ट्रांग रूम के बाहर तमाम प्रत्याशियों के लिए स्पेशल जगह बनाई जाती है, जहां पे बैठ करके आप उस बिल्डिंग की निगरानी रख सकते हैं। यह व्यवस्था है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? ये जो ईवीएम करने वाला ये जो नौटंकी गैंग है, इन लोगों को चुनाव की प्रक्रिया के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम। इतने तो मूर्ख है नहीं ये लोग। इनको सब कुछ मालूम होता है कि ईवीएम की जांच के लिए इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल पार्टी को 4 बार बुलाती है, 4 मौके देती है, जहां आप हर ईवीएम मशीन की चेकिंग कर सकते हैं जी। नशे में धुत रहते हैं इनके लोग, जिनको पता नहीं होता। जो लोग इस देश के ईवीएम या चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो सिर्फ प्रोसेस के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को फार्स साबित करने की जरूरत करते हैं। एक सबसे अक्लमंद जीरो लॉस थ्योरी का महाज्ञाता, कांग्रेस पार्टी का सुप्रीम कोर्ट का वकील कपिल सिब्बल लंदन चला गया था। किस लिए? तो कोई होनहार कीर्तिमान व्यक्ति
पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट करने क्या उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि कैसे इंडियन ईवीएम को हैक किया जा सकता है। 5 मिनट में उसकी पोल खुल गई। चोर दरवाजे से पीछे से भाग के आए ये कपिल सिब्बल। बेशर्मी की कोई हद होती है? आप लगे पड़ते हैं पूरे प्रोसीजर के ऊपर ही सवाल खड़े करने। ये गलत चीज है, इस पे बिल्कुल ही प्रतिबंध लगना चाहिए कि आप प्रोसीजर के ऊपर सवाल खड़े करें। हाँ, जहां दिक्कत है आप कीजिए। एक ही रट बार 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 मूर्खों की भांति आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही शर्मनाक है ये। जी डॉक्टर साहब, चुनावों को लेकर सपा का संग्राम जारी है तो वहीं महाराष्ट्र में भी सियासी संग्राम अपने उफान पर है। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग के बीच बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कई सनसनीखेज दावे कर दिए। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार के विशेष लोक अभियोजक बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को 125 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपकर मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है। फडणवीस ने इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए साजिश को उजागर करने का दावा किया। इसमें बीजेपी नेता गिरीश महाजन पर झूठे आरोप लगाकर किस तरह उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, उनके साथ कुल 28 लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर कैसे दर्ज की गई, किस तरह इसका पूरा ड्राफ्ट सरकारी वकीलों ने तैयार किया, इसका पूरा ब्यौरा है। डॉक्टर साहब, देवेंद्र फडणवीस का ये जो आरोप है उन्होंने लगाया है, कितना सही है? क्या वाकई बीजेपी नेताओं पर अघाड़ी सरकार साजिश रच रही है? देखिए, वीडियो के साथ एक खासियत है, ये झूठ नहीं बोलते। कागज, दस्तावेज, कोई और किस्म के प्रमाण गलत हो सकते हैं, वीडियो में तो कोई चांस नहीं है। अब ये लोग इस चीज को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वीडियो सही है। अब कैसे इसको समझिए, क्या है पूरा मसला। ये 135 घंटे की रिकॉर्डिंग है। कहाँ? सरकारी दफ्तर के अंदर की। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं उनके दफ्तर की रिकॉर्डिंग भी है जी। और वहाँ क्या बातचीत हो रही है, सब वीडियो ऑडियो सब है, उसका प्रमाण है उसका। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये डीजीपी के साथ मिलके, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलके, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, कैसे इन लोगों को फंसाना है उसकी पूरी प्लानिंग की। क्या दावा ये कर रहे हैं फडणवीस, कह रहे हैं कि कैसे रेड मारना है इन लोगों के यहाँ, कैसे चाकू रख देना है, कैसे मकोका लगाना है, ये सारी बातें उस वीडियो के अंदर में है। अब इसमें तो अब देखिए, थोड़ी सी लाज शर्म अगर होती, इस्तीफा दे दिए होते अब तक जी। आप सरकारी ओहदे में बैठ के इस तरह की बातें कर भी कैसे सकते हो? तो प्रूफ तो पक्का है और ये बात सही है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें ये बोला जा रहा है संजय पांडे को इसलिए बुलाया गया है, मुंबई पुलिस कमिश्नर क्यों बनाया गया है, ये आपस में ही सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोर्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, पुलिस के क्या काम होगा, बाकी सब कैसे क्या होगा, ये सारी बातें 135 घंटे के रिकॉर्ड्स में है जी। तो अब तो इस पे कार्रवाई होगी। शरद पवार ने कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं कि उन लोगों ने अटेस्ट कर लिया कि भाई वीडियो सही है। शरद पवार अवतरित हुए, उम्र हो गई है, बोल देते हैं। उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर 135 घंटे की रिकॉर्डिंग है तो ये काम तो देवेंद्र फडणवीस अकेले नहीं कर सकते, ये काम तो कोई बहुत शक्तिशाली एजेंसी कर सकती है। और ये एजेंसी सिर्फ केंद्रीय सरकार के पास है, तो उनकी मदद ली गई होगी। इसकी संभावना है कि सेंट्रल एजेंसियों ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। भाई अगर आपको ये कहना चाहिए कि वीडियो झूठा है, वीडियो में कुछ नहीं है, ये वीडियो फर्जी है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सेंट्रल एजेंसीज ने छापेमारी की होगी, उनका ये करतूत है, तो ये जांच करेंगे कि किन किन लोगों ने इसको किया। अरे बाबा, जांच ये होनी है कि सरकारी दफ्तर में बैठ के ये साजिश रचने वाले कौन हैं, इनको गिरफ्तार करो। आप जांच इस बात के लिए कर रहे हो कि किसने रिकॉर्डिंग की। अजीब कहानी है। कोई मर्डर कर रहा है, उसका कोई वीडियो ले रहा है,
ये अघाड़ी सरकार के महान नेता ये मर्डरर को नहीं पकड़ेंगे, जो वीडियो ले रहा है उसकी जांच करेंगे। यही कहानी है ये। जी डॉक्टर साहब, यानी कि फडणवीस लगातार जवाब दे रहे हैं तो वहीं नवाब मलिक को लेकर मामला फंसता जा रहा है। दाऊद से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलाखों के पीछे गए नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब कोर्ट ने भी नवाब पर लगे आरोपों को सही मान लिया है। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नवाब पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान मनी लॉन्ड्रिंग में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की संलिप्तता को दर्शाते हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच में प्रगति के दौरान गवाहों के बयान अदालत के संज्ञान में लाए गए। डॉक्टर साहब, अब तो कोर्ट ने भी नवाब मलिक पर जो आरोप लगे हैं उन्हें सही मान लिया है, तो क्या जेल से बाहर आ पाएंगे? देखिए, हाईकोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा है, 3 दिन हो गए और आज देसाई साहब ने नवाब मलिक के पक्ष में, उनके वकील हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। जज साहब भी थक गए। उन्होंने कहा कि भाई एनर्जी बचा के रखो, फाइनल जब दलील आप दोगे तो उसके लिए थोड़ा सा एनर्जी बचा करके रखिए, सुनवाई कल होगी। ये कह रहे हैं कि भाई 16 दिन हो गया जेल के अंदर। जज साहब ने कहा भाई सुनिए, कुछ टेंशन ना लो, अभी रहने दो। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन है कि सब कुछ फर्जी है और कोर्ट की तरफ से रोज कुछ न कुछ बयान आ रहा है, कुछ कुछ खबरें जो है छन छन के आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई ये सारे आरोप और जो चीज़ें कही जा रही है वो बिल्कुल सही है। इसलिए उनको 14 दिनों के लिए जेल में डाला गया है। अब आपस में ये लोग गप कर रहे होंगे वहाँ पे, नवाब मलिक और अनिल देशमुख एक ही जेल के अंदर है, वीआईपी वार्ड में होंगे, बातचीत करते होंगे कि भाई इन लोगों के चक्कर में हम लोग तो इधर नप गए, बाकी मलाई तो कोई और खा रहा है, सब लोग बाहर। तो अब क्या होगा इसमें, ये तो कोर्ट का मसला है, हाई कोर्ट का मसला है, लेकिन राजनीति इसके ऊपर ज़बरदस्त हो रही है। आज आज़ाद मैदान में वहाँ पे बीजेपी वालों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया जी। प्रोटेस्ट तो बस ऐसा है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, नुकसान सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को होने वाला है। बीजेपी के लोग मुंबई के अलग अलग जगहों पे रैलियां निकाल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मुंबई का धमाका किया, मुंबई के लोगों के कातिल के साथ खड़ी है शिवसेना जी। शिवसेना एक ऐसे मुकाम पे आ गई है कि जहां जिस चीज के लिए शिवसेना आज इतनी बड़ी पार्टी हुई, उसके आधार के ऊपर ही देवेंद्र फडणवीस बुलडोजर चला रहे हैं। मुंबई में शिवसेना इसलिए इतनी बड़ी पार्टी हुई क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने इसी गैंग, यही दाऊद और उसके चट्टे बट्टे और जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस का बदला लेने के लिए बम धमाके किए थे, उसके सामने चट्टान की तरह ये लोग खड़े हो गए थे और हिंदुओं को बचाया था। आज की शिवसेना आज उसी लोगों के साथ खड़ी है जो लोग दाऊद इब्राहिम के साथ खड़े थे उस वक्त जी। तो राजनीति तो होगी और बवाल इतना मच रहा, कंट्रोल हो नहीं रहा, तो आज देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में ले लिया गया। वो होता है कहीं भी कोई बहुत बड़ी बात, कोई ऐसा नहीं कि जेल में डाल दिया, ये हिरासत में लिया गया, ये प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ बीजेपी है जो दाऊद इब्राहिम से लिंक जोड़ रही है, किसका, नवाब मलिक का, वो कोर्ट में तय हो जाएगा। आप मतलब उद्धव ठाकरे, आप दाऊद इब्राहिम के लोगों को बचा रहे हो, इस आरोप से कैसे बचोगे जी? और बीएमसी चुनाव दरवाजे पे खटखटाहट कर रहा है, यही हो रहा है जी। नवाब मलिक तो विवादों में है ही, हिजाब विवाद भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कांग्रेस नेता मुकर्रम खान का विवादित बयान सामने आया है। मुकर्रम खान का कहना है कि जो भी हिजाब का विरोध करेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक दिन हम सभी मरेंगे लेकिन अपनी जाति को चोट नहीं पहुंचाएंगे। सभी जातियां समान हैं, कोई भी जाति अन्याय से पीड़ित नहीं है। उनके इस बयान के बाद बवाल शुरू हुआ और कांग्रेस नेता मुकर्रम खान को हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डॉक्टर साहब, क्या जो कांग्रेस नेता ये अपने बयान के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है? देखिए, मुसलमानों को तो भड़काया ही जा रहा है, सारे लोग भड़का रहे हैं। हिंदुस्तान में हिजाब बैन नहीं है, बुर्के पे बैन नहीं है। आप जाओ, क्लब जाना है बुर्के पहन के जाओ क्लब,
फिल्म देखने जाना है, क्लब आप जाओ, मॉल जाना है, बुर्का पहन के जाना है, हिजाब पहन के जाना है, नहीं पहन के जाना है, क्या पहन के जाना है आप तय कर लो। हिंदुस्तान में तो कोई प्रतिबंध किसी चीज पे नहीं है। फिर बार बार इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं, इसे भी समझ लीजिए। ये जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, इनकी नज़र मुसलमानों के ऊपर है और मुसलमानों को इमोशनली ब्लैकमेल करने का ये तरीका हो जाता है कि सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को इंश्योर करने वाले सबसे बड़े लड़ाका यही है, तो आप विवादित बयान देते हैं, कोई एक्शन लिया गया? यही ये तो टुकड़े टुकड़े बोल रहा है। समाजवादी पार्टी की एक लीडर, उसे बुलवाया गया, ये बुलवाया जाता है, कोई अपने मन से नहीं बोलता। समाजवादी पार्टी को महिला लीडर वो कह रही हाथ काट देंगे। किसी ने भी हिजाब पे हाथ डाला तो हाथ काट देंगे। अरे भाई कोई नहीं डाल रहा, हिजाब के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। स्कूल में हिजाब नहीं चलेगा, स्कूल में प्रतिबंध है तो है, और स्कूल में यह प्रतिबंध इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अब तो हाई कोर्ट का आदेश के हिसाब से बंद लगा हुआ है, और जब तक ये फैसला आएगा, कोर्ट से फैसला अगर होता है, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि स्कूल के अंदर हिजाब अलाउड नहीं है, तो ये भी देखेंगे कि कौन से ये नेता किसका टुकड़े टुकड़े करते हैं और किसके हाथ काटते हैं, और कैसे ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लोग अपने इन वाहियात किस्म के लीडर्स को डिफेंड कर पाते हैं। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस नेता को हिरासत में लिए जाने से कांग्रेस की मुसीबत तो बढ़ गई है, वहीं रूस को भी बड़ा झटका लगा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच रूस को बड़ा झटका लगा है। मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, कोको कोला, पेप्सिको और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कई वैश्विक ब्रांड्स ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूस में अपने व्यापार को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कर्मचारियों को भेजे एक पत्र में कहा है कि हमारे सिद्धांतों के अनुसार हम यूक्रेन में लोगों को हो रही अनावश्यक पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, रूस पर लगातार प्रतिबंध लग रहे हैं, इसी तरीके से क्या रूस पर कोई असर पड़ेगा? ये युद्ध पर विराम लग पाएगा? ये युद्ध रुकने वाला नहीं है और ना ही ये यूक्रेन तक रुकने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज एक वीडियो आया यूक्रेन से। उस वीडियो में रशियन टैंक्स का एक काफिला गुजर रहा है जी, और उस टैंक के ऊपर सोवियत संघ का झंडा लगा हुआ। सोवियत संघ जो टूट के बिखर चुका है, सोवियत संघ जिसके बिखराव के बाद ही यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तमाम तरह के ये जो अलग अलग 15 कंट्रीज हैं, ये लोग अलग हुए, और रूसी टैंक के ऊपर सोवियत संघ का झंडा अगर लहरा रहा है, मतलब साफ है कि पुतिन वापस जो सोवियत संघ के दौरान जो टेरिटरी हुआ करती थी यूएसएसआर की, उसको वापस क्रिएट करना चाहते हैं। अदरवाइज सोवियत संघ का झंडा वहाँ पे क्यों आया, कैसे आया, एक बड़ा सवाल है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात कि जब आप इस तरह के युद्ध में जाते हैं और जो फैसला लिया गया है, चाहे वो पेप्सी हो, कोको कोला हो, चाहे स्टारबक्स हो, अब ये लोग को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच लड़ाई शुरू हो गई, फिर से जो है कोल्ड वॉर का एरा जो है वापस आ गया है। ये मसला अभी शांत होने वाला नहीं है। वो शांत इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि जो एग्रेसर है, जिसने युद्ध की शुरुआत की है, वो पीछे हटेगा नहीं, और जिसका सब कुछ लुट गया है उसके पास कुछ बचा नहीं है। अब वो तो पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है, और जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिका ने रुसवा करके छोड़ दिया, असहाय छोड़ गए तालिबानियों को खाने के लिए,
अफगानिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ जो खबरें आ रही हैं, ये जिहादियों ने जहन्नुम बना दिया है अफगानिस्तान को। कोई भी महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती, बच्चियां तहखाने के अंदर छुपी हुई रहती हैं। यही यूक्रेन में होगा और दुनिया सिर्फ प्रेस रिलीज और स्टेटमेंट जारी करने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। यानी कि रूस पर चाहे कंपनियां प्रतिबंध लगाएं या देश प्रतिबंध लगाएं, रूस पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल नहीं हटेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।